मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एक दल की प्रभुत्व का दौर जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी पहले 3 आम चुनाव में बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में रही है। उस पार्टी का बड़ा प्रभुत्व रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पार्टियां थी ही नहीं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विपक्षी दलों का प्रादुर्भाव या विपक्षी दलों का उद्भव, विपक्षी दलों का उदय। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ना है। जैसा कि हमने देखा कि भारत में पहले दौर में कांग्रेस का काफी दबदबा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने दूसरी पार्टियों का भी जिक्र किया है। और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने कांग्रेस के दौर में भी अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व जरूर बनाए रखा है। तो उन पार्टियों के बहुत सी जीवंत पार्टियां भी रही हैं। जैसे हमने 1952 के चुनाव में देखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो सबसे बड़ी सेकंड नंबर की पार्टी थी जिसने 16 सीटें जीती थी पहले आम चुनाव में, और दूसरे आम चुनाव में केरल में वो अपनी सरकार बनाने में सफल रही थी। तो 1952 के चुनाव में लोकसभा में भी विधानसभाओं में भी ये दूसरी पार्टियां अपना बहुत ज्यादा महत्व नहीं छोड़ पाई, लेकिन फिर भी इन्होंने लोकतांत्रिक चरित्र को जीवित रखा। विपक्षी पार्टियों के कारण ही जो शासक दल होता है वो नियंत्रण में रहता है, वो कभी भी निरंकुश नहीं बन पाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ही ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि शासक दल के ऊपर अंकुश रखती हैं, उसकी नीतियों की आलोचना करती हैं और जनता को उसकी नीतियों के बारे में स्पष्ट बताती हैं। तो विपक्षी दल 1950 के दशक के जो बहुत से दल थे, बाद में उन्होंने हमारे देश की राजनीति में बहुत महत्व रखा है और काफी सारे ऐसे दल हैं जिनका प्रादुर्भाव, जिनकी जड़ें आजादी के समय की पार्टियों से निकली। तो इस तरह आज हम अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां रही हैं उस दौर की, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनसंघ के बारे में बताना चाहूंगी। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की जड़ें हम हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संगठनों में देख सकते हैं। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस जैसे संगठनों में देख सकते हैं। भारतीय जनसंघ का निर्माण 1951 में हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जन्मदाता थे, या कह लीजिए कि इसके मुख्य निर्धारक नेताओं में से पहले नंबर पर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में ये अस्तित्व में आई पार्टी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रमुख नेता थे। ये पार्टी बाकी पार्टी से थोड़ा सा अलग थी। किन मामलों में अलग थी? एक तो जो ये पार्टी थी भारतीय जनसंघ, ये इसका विचार था एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचारों पर चलने वाली ये पार्टी थी। और इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के ये बिल्कुल खिलाफ थी, अखंड भारत बनाने के ये बिल्कुल फेवर में थी। और हिंदी को ये लोग राष्ट्रभाषा और हर तरह से जो ऑफिशियल भाषा है उसमें हिंदी का महत्व चाहते थे। अंग्रेजी के ये खिलाफ थे और जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष स्पेशल दर्जा दिया गया है उसके भी ये खिलाफ थे जनसंघ के नेता। और आगे बात आती है कि अल्पसंख्यकों को जो रिजर्वेशन दी गई है, आरक्षण दिया गया, अलग से वेटेज दी गई है, उसके भी ये खिलाफ थे। 1964 में जब चाइना ने परमाणु परीक्षण किया तो इस पार्टी के नेताओं ने सरकार के ऊपर काफी दबाव डाला कि हमारी सरकार को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए और अपने एक तरह से बहुत ही मजबूत अपना कदम रखना चाहिए। तो 1952 में इस पार्टी को 3 सीटें मिली। 1957 के चुनाव में इस पार्टी को 4 सीटें मिली। उस दौरान ये पार्टी अपना कोई बहुत ज्यादा दबदबा नहीं दिखा पाई, बहुत ज्यादा जनाधार नहीं ले पाई और बाद तक आते आते 1980 में एक और पार्टी के रूप में ये उभरी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज के दिन बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली पार्टी है। काफी राज्यों में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है।
तो इस तरह से हमने देखा भारतीय जनसंघ के बारे में। दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। भारतीय जनसंघ 1951 में बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे और एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति में विश्वास करते थे। अखंड भारत का सपना इन्होंने देखा। हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व देते थे। रिजर्वेशन के खिलाफ थे और इसमें जम्मू कश्मीर में को स्वायत्तता का दर्जा देने के खिलाफ थे और रिजर्वेशन देने के भी ये खिलाफ थे। ये इनकी विचारधारा थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा भारतीय जनसंघ। अब दूसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी पार्टी हमारी है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी प्रारंभ में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो भी कांग्रेस के ही सदस्य थे। 1934 में एक अलग से युवा नेताओं की एक टोली कह लीजिए, उन्होंने अलग से अपनी एक विचारधारा अपनानी शुरू कर दी। वे कांग्रेस के भीतर रहते हुए ही कांग्रेस को परिवर्तनगामी और समतामूलक पार्टी बनाना चाहते थे। तो 1934 से लेकर के 1948 तक ऐसा ही चलता रहा। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही वो अपने विचारों को रखते रहे। लेकिन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। इस वजह से इन नेताओं ने मजबूरन 1948 में कांग्रेस से अलग अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी पार्टी की जड़ें इसी सोशलिस्ट पार्टी से निकली। जो ये समाजवादी थे ये लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे। ये लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों पार्टियों के खिलाफ थे, दोनों की आलोचना करते थे। कांग्रेस की आलोचना इसलिए करते थे कि ये पूंजीवादियों की पार्टी है, ये धनी लोगों की पार्टी है, ये सिर्फ व्यापारियों की पार्टी है, इसका गरीब तबके से कोई सरोकार नहीं है। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट लोगों की भी आलोचना करते थे, साम्यवादियों की भी आलोचना करते थे। उनके विचार भी इनसे नहीं मिलते थे क्योंकि साम्यवादी पूंजीवाद के कट्टर खिलाफ थे। तो इस तरह से जो समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर, जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, वो कांग्रेस और सीपीआई दोनों की आलोचना करते थे। तो फिर क्या हुआ 1955 में अपने कुछ कार्यक्रम में बदलाव किया, नीतियों में बदलाव किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने एक समतामूलक समाज बनाने की तरफ कदम बढ़ाया। अब जिस बात से को लेकर के सोशलिस्ट अलग हुए थे कांग्रेस से, वही विचारधारा कांग्रेस पार्टी ने अपना ली। तो सोशलिस्ट के पास अपना कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा। अब कुछ नेता तो ये कहने लगे कि हमें कांग्रेस के साथ वापस मिल जाना चाहिए। जैसे अशोक मेहता जी धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफदारी करने लगे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अब भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे और कांग्रेस की आलोचना करते थे और अपनी अलग से सोशलिस्ट पार्टी में ही बने रहना चाहते थे। आचार्य नरेंद्र देव जी इस पार्टी के मुख्य संस्थापक नेता थे। आचार्य नरेंद्र देव जी। सोशलिस्ट पार्टी में भी बाद में जाकर के बहुत सारी पार्टियां बनी। किसान प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह से कई सारी पार्टीज बनी। और आज भी आधुनिक भारत में भी जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर की जड़ें सोशलिस्ट पार्टी में देखी जा सकती है। तो ये दूसरी पार्टी हमने पढ़ी उस दौर की, सोशलिस्ट पार्टी। 34 में शुरुआत हुई कांग्रेस के भीतर, 48 में इन्हें अलग से अपनी पार्टी बनानी पड़ी। कांग्रेस और साम्यवादी दोनों पार्टी की इन्होंने आलोचना की और डॉक्टर एस.एम. जोशी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया जी, अशोक मेहता जी इस पार्टी के मुख्य नेता रहे। तो चलिए, दो पार्टीज के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं तीसरी पार्टी।
तीसरी पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी एक पुरानी पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 के दशक में जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ लोग थे वो रूस की बोल्शेविक क्रांति से काफी प्रभावित हुए। उनको लगा कि भारत में भी समस्या का समाधान साम्यवादी आधार पर ही किया जा सकता है। 1920 के दशक की ये बातें हैं जिसमें कुछ जो जन आंदोलन के नेता थे वो इससे बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि साम्यवाद ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है, आजादी दिलवा सकता है। तो इस तरह से माना जाता है कि 1925 में CPI का गठन हुआ। 1925 में EMS नंबूद्रिपद इसके संस्थापक नेता थे जो कि बाद में केरल के मुख्यमंत्री भी रहे 1957 से लेकर के 1959 तक। तो 25 में ये बनी, 35 तक इसने कांग्रेस के दायरे में ही काम किया। फिर 1941 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो इन्होंने जर्मनी का साथ देने की बजाय ब्रिटेन का साथ देने के लिए इन्होंने अपना कार्यक्रम चलाया और इस तरह से ये फिर आजाद हो गया भारत 1947 में। तब भी ये मानते थे कि भारत को अधूरी आजादी मिली है, पूरी आजादी नहीं मिली है। उस समय तक भी जो साम्यवादी लोग थे वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने तेलंगाना में विद्रोह कर दिया। जनता में इनका कोई खास जनाधार उस समय नहीं था और सेना ने इनके उस आंदोलन को दबा दिया। फिर इन्होंने भी क्रांति की राह छोड़ दी और 1951-52 के चुनाव मैदान में सीधे तौर पर ये आ गए। इस तरह से 1952 के चुनाव में ये पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 16 सीटों के साथ ये लोकसभा में आई और 1957 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में काफी बहुमत मिला। 126 में से उसको 60 सीटें मिली और 5 निर्दलीय के साथ मिलकर के उन्होंने केरल में अपनी सरकार बना ली। और लोकतांत्रिक आधार पर किसी कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता मिली है तो वो हमारे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी पार्टी है जिसे विश्व में पहली बार साम्यवादी पार्टी होते हुए लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर वो सत्ता में आई है। वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस देश में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई, वो भारत में 1957 के चुनाव। तो इसके नेताओं में मुख्य थे EMS नंबूद्रिपद, AK गोपालन, PC घोष, P सुंदरिया, ESM नंबूद्रिपद और AK गोपालन इसके प्रमुख नेता थे। शुरू में ये पार्टी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और केरल में इसका ज्यादा दबदबा रहा है इस पार्टी का। और इस तरह से जब इसके जो 2 ग्रुप बन गए थे बाद में, उनमें भी आपस में फूट पड़ गई थी। एक तरफ चीन का साम्यवाद था और दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवाद था। सोवियत संघ की विचारधारा में विश्वास रखने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी पार्टी CPI में ही रहे वो, और एक दूसरी पार्टी बन गई CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस तरह से 1964 में इस पार्टी में फूट पड़ गई। तो ये साम्यवाद के विचारों को मानने वाले लोग थे, इनकी विचारधारा साम्यवादी थी। साम्यवाद के बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी। साम्यवादियों के विचार होते हैं कि जो दुनिया में जो झगड़े की जड़ है वो 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप में जो संघर्ष है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है, वही इस दुनिया में झमेले की जड़ है। और अमीर और गरीब के बीच में ये संघर्ष उस दिन खत्म होगा जब गरीब लोग क्रांति कर देंगे और पूरा समाज बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने जरूरत के अनुसार राज्य से प्राप्त करेगा, समाज से प्राप्त करेगा। तो इस तरह की विचारधारा की ये पार्टी थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। समझ गए होंगे तीसरी पार्टी भी। अब एक और पार्टी है हमारे पास, स्वतंत्र पार्टी।
ये पार्टी 1959 में अस्तित्व में आई। 1959 में अस्तित्व में आई थी। सी राजगोपालाचारी इसके प्रमुख संस्थापक नेता थे। और ये पार्टी जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न का व्यापार और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बिल्कुल खिलाफ थी। किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण नहीं चाहती थी। ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी कही गई क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ज्यादा से ज्यादा खुलापन को पसंद करने वाली पार्टी थी। इस पार्टी की विचारधारा थी कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और यह किसी भी तरह की गरीब लोगों को रियायत देने के बिल्कुल खिलाफ थी। और यूएसएसआर की विरोधी पार्टी थी। गुटनिरपेक्षता को भी नहीं मानने वाली पार्टी थी ये। और इस पार्टी ने दबाव डाला कि यूएसए के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, पूंजीवाद को अपनाया जाए और साम्यवाद के तो ये बिल्कुल खिलाफ थी ये पार्टी। और इस तरह से ये चाहती थी कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, केंद्रीय नियंत्रण कम से कम हो। उद्योगपतियों की पार्टी थी ये। और ये पार्टी ज्यादा अपना जनाधार नहीं बना पाई और अब इसके अस्तित्व में पार्टी नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी पार्टी समझ में आ गई होंगी। 4 मुख्य पार्टी, विपक्षी पार्टी हमने आज पढ़ी है। थैंक यू।